हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप, सरजीत, विवेक, शिवम, अंशु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पंकज, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो कंजंक्शन कंटिन्यू करते हैं। कल मैं कोशिश करूंगी कंजंक्शन को ख़त्म कर देने का। ओके, टुमारो विल कंप्लीट कंजंक्शन और उसके बाद मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी और शीट में आंसर भी रहेगा, आप उसको सॉल्व करना, आंसर भी रहेगा। जिसका आंसर नहीं समझ में आए उसका वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी, भारतपुर राजस्थान से ईशु को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जम्मू एंड कश्मीर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आपके मनोज का पेड बैच में पहली क्लास है, तो पहली क्लास देखने के पहले एक बार आपको प्रीवियस क्लास देख लेना है ना। अभी मैंने इस बैच में 2 टॉपिक पढ़ा दिया है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई टॉपिक नहीं होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पहचानने का तरीका बताया। और फर्स्ट चैप्टर तो हमारा नरेश कंजंक्शन है, अभी कंजंक्शन ही चल रहा है। ठीक है, कंजंक्शन का मैंने कितना, आज 5th क्लास है ना, इसके पहले मैंने कंजंक्शन का 4 क्लासेस ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको कवर कर लेना। ठीक है, इसको कवर कर लेना, आज हम कंजंक्शन आगे बढ़ेंगे। ओके, आज 5th क्लास है, 6 क्लास लग गया इस कंजंक्शन में, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हो आप लोग। ओके, स्लो भी चल रहे हैं लेकिन हर चीज कवर करवाना है, डिटेल में जाना है, तो पढ़ना तो अच्छे से होगा ही। जिसकी फर्स्ट क्लास है, कंटिन्यू फ्रॉम दिस क्लास and see the recorded classes as well. See the classes that you have missed. The 4 classes of the previous 4 classes of conjunction you have missed. Kindly see the class. Kindly watch the classes. देख लेना और सब पार्ट ऑफ स्पीच भी देख लेना। अब हम कंजंक्शन में आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश को हिंदी नहीं करना है, इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी आपके एग्जाम में आने वाला है। इंग्लिश को हिंदी कर भी लोगे ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे ठीक करें सुधीर? स्पेलिंग मिस्टेक्स समुद्र मंथन का बैच मिला है ना, समुद्र मंथन का बैच का नोट्स बनाओगे कॉपी में लिख लिख कर, साथ में स्पेलिंग एरर्स भी हो जाएगा, अलग से नहीं करना। एक स्पेलिंग एरर का मैंने शीट भी दिया है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले स्पेलिंग एरर्स। गुड मॉर्निंग। चलो अभी सोनू मॉक मत लगाइए, कुछ कुछ ग्रामर वो कैप को टारगेट आता है 50 में 25 आता है, धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूव। हाँ चलो अब स्टार्ट किया जाए। पहले मुझे मैंने लास्ट क्लास आपको वो पढ़ाया था ना, सो एज और एज यहीं पे हमने क्लास को खत्म किया था। कल हम लोग को कंजंक्शन खत्म कर लेना है और परसों से मैं आपका फेवरेट टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, दैट इज वर्ब। ठीक है, आज और कल में कंजंक्शन खत्म कर लेंगे। मैंने आपको एज करवाया था, बहुत बताया था कि एज हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी, और सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव में। ठीक है, और एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। लास्ट क्लास हमने डिटेल में इसको कर लिया था। अब आ जाओ, ये सब थोड़ा इजी है, इसको लिखते जाइए। रैदर के साथ, रादर में हम कंपैरिजन 2 चीजों के बीच में करते हैं। आई वुड रादर गो टू स्कूल देन स्टे एट होम। स्कूल घर पे रहने से अच्छा है ना कि मैं स्कूल चले जाऊं, तो स्कूल और घर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो दैन लगाना है। एग्जाम में क्या करेंगे कि रादर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ गलत कंजंक्शन लगा देंगे, बट लगा के दे देते हैं, बट गलत है, लिखो इसको रादर और नो अदर के साथ हमेशा दैन आता है, क्योंकि हम 2 का कंपैरिजन करते हैं ना, 2 का कंपैरिजन करने के लिए दैन लगाते हैं। लिख लो, उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट गलत पैर लगा के दे देते हैं। रादर का मतलब, रादर का कोई अपना मतलब नहीं होता है। ठीक है, रादर के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा एक चीज और, हाँ रादर के साथ हम कंपैरिजन करते हैं,
ओके, रादर दो के बीच में, जैसे दान भी अलग से लगा सकते हो और रादर दान भी लग सकता है, कंपैरिजन के लिए यूज। अगर पूछोगे ना कि मैम दान का हिंदी बताइए, ऐसा दान का कोई एक अकेला हिंदी नहीं होता, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ओके, और एग्जांपल्स लिखते जाओ और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, आप ये लिख लो, दोनों एक साथ लिखो, रादर के साथ एग्जाम में, रादर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ। एग्जाम में बट लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है। रादर और नो अदर के साथ दैन लगता है। और इसी के नीचे लिखिए एल्स के साथ, एल्स में भी कंपैरिजन करते हैं, नथिंग एल्स, ये याद रखना, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ एग्जाम में दैन लगा के दे देते हैं, बट एल्स और नथिंग एल्स के साथ बट लगता है। ठीक है, रादर और इसके साथ बट लगा के ले देते हैं, दैन लगता है, और इसके साथ दैन लगा के ले देते हैं, बट लगता है। लिखते जाइए, एग्जाम्पल्स दे रही। दैन कंपैरिजन के लिए होता है दिव्या, देन का मतलब होता है तब, देन टाइम बताता है, तब तब। और ये जो दैन है ना, ये हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ही सिंग्स बेटर दैन राम, ये तुलना करने के लिए। देन आई वॉज प्रेजेंट, तब मैं प्रेजेंट था। चलो अब इसका एग्जाम्पल्स लिखिए। आई हैव नो अदर क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा। मेरे पास दावा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ अपनी संपत्ति को छोड़कर, अपनी संपत्ति, अपने वेल्थ को जो छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर माई वेल्थ आई डोंट हैव एनी क्लेम। तो नो अदर के साथ, नो अदर के साथ बट नहीं होता है ना, दैन यूज। उसी तरह रादर के साथ, मेरे को कंपैरिजन हो रहा है बैट और बॉल में, मेरे को बॉल नहीं चाहिए, मेरे को बैट चाहिए, और अदर के साथ और मत लगाना कंपैरिजन के लिए दैन। उसी तरह उसको उसको पीस, शांति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, एल्स हो या नथिंग एल्स हो, उसके साथ बट लगाना। और इट्स नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें ऐसी चीजों बोलने को मजबूर कर रहा है। तो नथिंग एल्स के साथ भी दैन नहीं, बट इससे पैर वाला एरर आता है। थोड़ा स्पीड में लिखते जाइए। लिख लिया सबने? वेन भी लगा दिया तो दैन लगा देना, ये भी हो गया। हाँ, अब मेरे को नेक्स्ट रूल पढ़ाना है। नेक्स्ट रूल क्या है लिख के बताती हूँ। 13th रूल, जो भी आप अपने तरफ से नंबर लिख लो। 13th रूल कहता है कि नो यूज ऑफ, नो, ये वाला यहां से लिखो, फिर ऐसा क्यों नहीं होगा फिर मैं बताऊंगी। ये लिखो 13th रूल, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट, कोई भी WH वर्ड हो, ठीक है, प्रश्न पूछने वाले वर्ड हो, हु, वेयर, व्हेन, हाउ भी WH होता है, हाउ भी WH वर्ड होता है, कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, ये याद रखना है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं यूज होता है। ये मैं आपको जब नरेशन पढ़ाऊंगी ना, उसमें और भी डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कोई भी WH वर्ड वाला सेंटेंस आ गया, ओके, WH मतलब प्रश्न पूछने वाले वर्ड, इंटरोगेटिव बोलते हैं हम जिसको, इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव मतलब कोई भी वर्ड जो WH हो,
जो प्रश्न पूछ रहा है। देखो ये भी कैन भी तो प्रश्न पूछ रहा है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो ये WH वर्ड नहीं है ना। WH वर्ड में ये आता है व्हाट आर यू डूइंग, हाउ भी WH वर्ड में आता है, हाउ आर यू, व्हाई आर यू एब्सेंट, व्हाई वर यू एब्सेंट, वेयर डिड यू गो। तो कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। पहले बस यहां तक लिखिए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगी याद रखने का कि क्यों नहीं यूज होता है। ओके, क्यों यूज नहीं होता है ये भी बात करेंगे हम। ठीक है, इतना दूर लिख के बस छोड़ देना है। अब देखो, थोड़ा बहुत आपने नरेशन पहले पढ़ा होगा। नरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, नरेशन में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है अगर कोई व्यक्ति बात अपने शब्दों में बात को बोल रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब किसी व्यक्ति की बातों को कोई और अपने शब्दों में बोल रहा है। जैसे मैंने बोला कि कल मैं नहीं आऊंगी, कल मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो ये तो मैंने डायरेक्ट स्पीच में बोला। और मेरी बात को किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से कहा कि मैम ने कहा है कि कल वो नहीं आएगी, तो दैट बिकम्स एन इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा बचपन में। अब देखो एक सेंटेंस है, क्यों नहीं दैट आता है बता रही, ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। देखो डायरेक्ट स्पीच पहचानने का तरीका क्या है, जब इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, इसको बोलते हैं ओपन इन्वर्टेड और इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड। जब इन्वर्टेड कॉमर्स में है मतलब समझ लो डायरेक्ट स्पीच है, और बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स में। और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाते हैं। पंचुएशन मतलब कॉमा हट जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और कॉमा के जगह दैट आ जाएगा। अभी ना वो सब पे ध्यान मत देना, वो सब हम नरेशन में पढ़ेंगे कि मैम ये आई ही में कैसे बदला, एम वॉज में कैसे बदला, ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, किसका, दैट का। हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये कॉमा हटता है तो कंजंक्शन लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया, जैसे लिखा, ये तो प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है तो दैट लगेगा, करेक्ट है। अब मैंने लिखा ही सेड, जैसे लिख दिया ही सेड टू मी, बाकी चीज पे ध्यान मत देना, बस कंजंक्शन पे ध्यान देना। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सेंटेंस तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है और इसका उसने पूछा ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो सेड आस्क्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे, अभी बस कंजंक्शन पे ध्यान देना। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। ये सब पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यू आई में कैसे बदला, आर वॉज में कैसे बदला, ये सब चीज पे ध्यान नहीं देना है। अभी बस अब ध्यान आपको किस पे देना है, कंजंक्शन पे। तो अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन आता है और यहाँ दैट कंजंक्शन सही है, तो यहाँ भी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वहां भी तो दैट कंजंक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ का दैट गलत है, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ठीक है, वही WH वर्ड व्हाट, हाउ, वर, ये सब कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो फिर से दैट कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ तो कोई WH वर्ड नहीं था ना, तो यहाँ तो चाहिए। ओके, ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही थी कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ठीक है, WH वर्ड क्या, प्रश्न पूछने वाले वर्ड, कंजंक्शन इसलिए नहीं लगाई। नेक्स्ट देखो, we wanted to know that what could be done in that case। हम जानना चाहते थे कि इस केस में क्या किया जा सकता है। तो अगेन देखो, ये WH वर्ड है और WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम करता है, तो उसके पहले दैट कंजंक्शन मत लगाना, नहीं लगाना, लिखते जाइए, एग्जाम्पल्स लिखिए। तो कोई पूछे कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन क्यों नहीं आता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बता देना ये WH वर्ड कंजंक्शन है, तो फिर से दोबारा कंजंक्शन नहीं लगाए।
अरे डूइंग के जगह गोइंग जो भी था लिख लीजिए, गलती से लिख दिया होगा। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। भारत ने पूछा मुझसे कि दैट विच द वे टू द पोस्ट ऑफिस वाज। भारत ने मुझसे पूछा कि पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता कौन है। की, देखो ये WH वर्ड है ना, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन मत लगाना, मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर ही रहा है, तो फिर से मत लगाना। ये एक एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आया था और बच्चों ने रट रखा था कि मैम आपने तो कहा है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन मत लगाना, और बच्चों ने इसको एरर मान लिया, बट इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर था, नो एरर था, बता रही क्यों। WH वर्ड मतलब क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड। सेंटेंस देखना, ही asked me that when I would come। उसने मेरे से पूछा कि मैं कब आऊंगा, और फिर मैंने लिखा he said that when I was working he was sleeping। उसने कहा कि जब मैं काम कर रहा था तो वो सो रहा था। सेंटेंस देखना कि मैम आपने तो बोला है कि WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ दैट कंजंक्शन गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ WH के पहले दैट सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि WH वर्ड किसको बोलते हैं? प्रश्न पूछने वाले वर्ड, ठीक है, उसके पहले दैट कंजंक्शन नहीं आएगा। यहाँ दैट का मतलब देख रहे हो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि उसने मुझसे पूछा व्हेन आई वुड कम। यहाँ व्हेन का मतलब है कब, मैं कब आऊंगा, ठीक है, तो ये WH हो गया, प्रश्न पूछने वाला वर्ड। और यहाँ पे ही सेड, उसने कहा कि जब मैं वर्क कर रहा था वो सो रहा था, तो यहाँ व्हेन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ व्हेन का मतलब जब के सेंस में जा रहा है, जब मैं सो रहा था वो काम कर रहा था, तो यहाँ ये WH का वर्ड का काम नहीं कर रहा है, प्रश्न पूछने का कोई काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ लगेगा। बट उसने मुझसे पूछा कि तुम कब आओगे, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कब आने की बात, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव वर्ड, WH वर्ड, जहां से कोई प्रश्न पूछ रहा है, जहां से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है, दैट मत लगाना, यहाँ पे करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही रट नहीं लेना है कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं यूज होगा, नहीं यूज होता। ये एग्जाम का फेवरेट एरर है, कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। लेकिन ये भी ध्यान दे देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बच्चों ने एरर यहाँ पे कर दिया, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आएगा। अरे यहाँ WH से क्वेश्चन पूछा थोड़ी जा रहा है, जब आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था। स्पीड में थोड़ा सेंटेंसेस को कॉपी करिए। डायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट यूज होता है। इसको मैं कंजंक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगी। हाँ, अब ये भी लिख लो, शेल्डम के साथ। शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, ना के बराबर। तो शेल्डम के साथ अगर एवर वर्ड आया है, ठीक है, शेल्डम के साथ अगर एवर वर्ड लगा है तो कौन सा कंजंक्शन यूज करना? इफ। अगर शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगा है, नेवर वर्ड, तो वहां कौन सा कंजंक्शन यूज करना? और। शेल्डम इफ एवर का मतलब है शायद ही कभी या कभी कभार,
ओके, कभी कभी यहाँ पे काम हो भी जा रहा है, शेल्डम और एवर, एवर पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, कोई काम ना के बराबर हो रहा है बट कभी कभी हो भी जा रहा है, ओके। लेकिन शेल्डम और नेवर का मतलब है कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, ये पूरा निगेटिव जाता है, नेगेटिव। शेल्डम इफ एवर, जैसे लिखा मैंने, शेल्डम इफ एवर ही हेल्प्स द पुअर, वैसे तो वो गरीबों की मदद कभी नहीं करता है बट कभी कभार, समटाइम्स ही हेल्प्स द पुअर। बट शेल्डम इफ नेवर का मतलब है वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता है। तो अगर शेल्डम वर्ड के साथ, देखो मैंने आपको क्या बोला है कि आप बोलोगे कि मैम और को ऐसे ही रखते हैं और एवर को नेवर में बदल देते हैं, फिर आपके दिमाग में आएगा इफ को इफ रखते हैं और इसको एवर में बदल देते हैं, क्योंकि हमें पता है शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो इफ कंजंक्शन आएगा, शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो उसके साथ सॉरी शेल्डम के साथ हाँ नेवर वर्ड लगा है तो इसके साथ और कंजंक्शन आएगा। हम एवर और नेवर को नहीं बदलेंगे, हम एवर और नेवर को बदलेंगे ना, इससे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल चेंज। हमें एरर पता लगाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है कि वो कभी कभी गरीबों की मदद कर देता है, अगर आप नेवर में बदल दोगे तो लगेगा कि वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता, बट यहाँ तो बता रहे हैं ना कभी कभी कर देता है, बट यहाँ तो बिल्कुल नहीं करता है। सो एट एनी केस यू डोंट हैव टू चेंज एवर एंड नेवर, यू कांट चेंज दिस वर्ड, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योर कंजंक्शन। अगर शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो इफ कंजंक्शन लगाना, अगर शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगा है तो और कंजंक्शन लगा, because if you change the ever and never na, the meaning of the sentence will change, because the first sentence wishes to tell कि sometimes he helps the poor, and if you change this ever to never, the meaning of the sentence will change, saying that कि वो कभी भी नहीं करता है, but वो बोल रहा है कभी कभार कर देता है, यहाँ तो कभी नहीं करता है, तुम ये वर्ड मत बदलना, अकॉर्डिंगली कंजंक्शन बदल। लेकिन अब पहले इसको कॉपी करो, कॉपी करो। वैसे तो हम एवर और नेवर को नहीं बदलते हैं, इफ और को बदलते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आता है ना कि हमें एवर नेवर को ही बदलना होता है। नरेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे यार, वो सब छोड़ो, अभी नरेशन में डिटेल में सब मैं पढ़ाने वाली। अभी मैंने थोड़ा सा नरेशन का एग्जाम्पल इसलिए दिया ना, बस मुझे कहना था कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट मत लगाना, क्योंकि वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता, तो फिर से डैट क्यों लगाओ? अगर वाक्य में WH वर्ड नहीं है तो डैट लगा सकते हो। और याद रखना मैंने WH वर्ड बोला था जो प्रश्न पूछे, लेकिन एक WH वाला जब वाला था, जब मैं बच्चा था, तो वहां प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है ना, वहां लगा दो। छोटी छोटी चीजों को आप लोग रॉकेट साइंस बना दे रहे हो, छोटी चीजों में ना पता नहीं क्या क्या पूछने लग जा रहे हो, तो इतना कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। हाँ चलो ये वाला नोट कर लिया। अब देखो एक सेंटेंस आया है, ये सेंटेंस कह रहा है कि शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना, मैंने किसी भिखारी को, हैव आई एवर टर्न्ड अवे, टर्न्ड अवे का मतलब है वापस किया है, बिना भिक्षा, आल्म्स का मतलब होता है भिक्षा, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस लौटाया है। चलो यहाँ तो एरर इस पार्ट में है। आप बोलोगे कि मैम शेल्डम के साथ अगर एवर वर्ड लगा है तो आपने अभी बोला कि इफ लगाना, चलो आपको पता चल गया कि एरर तो इसी पार्ट में है। लेकिन यही सेंटेंस अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में समझ रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। यहाँ तो चलो पता चल गया कि एरर इस पार्ट में, शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो इफ लगा दिया, यहाँ तो एरर मिल गया। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा रहता, शेल्डम और एवर और हैव आई, आगे सेंटेंस है शेल्डम और एवर, हैव आई टर्न्ड अ बेगर, शायद ही मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस दिया। आपके एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक ऑप्शन में रहेगा शेल्डम, एक ऑप्शन में रहेगा शेल्डम और नेवर, एक ऑप्शन में रहेगा शेल्डम इफ एवर, ठीक है, दोनों ऑप्शन आ गया, दोनों ऑप्शन आ गया। अब देखना सेंटेंस में, यहाँ तो आपको पता चल गया कि एरर इसी पार्ट में कि शेल्डम के साथ एवर वर्ड रहे तो इफ आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में आपको एक चुनना होता है, आंसर ए होगा या बी, क्योंकि हम शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगाते हैं तो और आता है, शेल्डम के साथ एवर लगाते हैं तो इफ आता है। क्वेश्चन तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। अब बताओ कि क्या होगा।
एरर में तो एरर टिक कर देते हो यहीं पे, बट इंप्रूवमेंट में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको करेक्ट वाला चुनना है। क्या होगा? मेंस का बैच 1 बजे चलता है। हाँ, अब देखो, अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि एवर नेवर को नहीं बदलना है, एवर नेवर को नहीं बदलना है, एवर को एवर रखना, इफ लगा देना। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि पहला होगा, सेकंड होगा, बट आंसर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ये दिमाग में आएगा कि आप, मैंने तो एवर नेवर बदलने के लिए मना किया है, लेकिन ये सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जा रहा है। शेल्डम और नेवर का मतलब है नेगेटिव। बोल रहे शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा ना, मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया होगा, तो मैंने किसी भिखारी को कभी भी बिना भिक्षा के वापस नहीं किया, शायद ही कभी या कभी नहीं, ना के बराबर। तो ये सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जा रहा है, तो फर्स्ट लगाओ। शेल्डम इफ एवर में तो कभी कभी वापस कर भी दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड। आज जैसे मेंस के बैच में अभी प्री का रिजल्ट आ गया, प्री का रिजल्ट आ गया, तो क्लोज टेस्ट में मैं देख रही थी, पहला दिन का पहला पेपर के पहला शिफ्ट में क्लोज टेस्ट में बच्चे बोल रहे थे मैम कंफ्यूज करने वाला आया था। वैसा भी कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं था। ये जो मोरेवर था, ठीक है, मोरेवर, बिसाइड्स, ये सब कंफ्यूज करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो। आपके बैच में मैं करवाऊंगी, उसको साइड में लिखवाऊंगी। मोरेवर बोला था ना कि जहाँ कंफ्यूज करने वाला था, सबको एक साथ लास्ट में लिखवाती हूँ। ये भी हो गया। हाँ, अब हम चलते हैं और भी इम्पोर्टेंट की तरफ। रुको, ये रुको, इसके पीछे फिर तो इधर और वाला आ जाएगा ना। 1 मिनट। चलो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी भर भर के एरर्स आए हुए हैं। ओके, हाँ, मैंने उस दिन आपको क्या पढ़ाया था? सो के साथ एज यूज होता है, और एज के साथ भी एज यूज होता है, और किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। ये उस दिन आपको पढ़ाया था, सो एज और एज कंपैरिजन के लिए। जैसे ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह, इतना भी भाई की तरह लंबा नहीं है। तो इस सो एज से क्या हो रहा है? इस सो एज से उसके और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। किसको लेकर? उसके लंबाई को लेकर। ठीक है, ये क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, वो अपने भाई की तरह टॉल नहीं है। तो सो के साथ एज यूज होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि सो के साथ एज यूज हो, लेकिन अब एज यूज होगा कंपैरिजन के लिए। बट कभी कभी हम सो के साथ दैट भी यूज होते हैं, सो के साथ दैट भी यूज होते करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम सो के साथ दैट यूज कब होता है? सो के साथ दैट तब यूज होता है ना, जब हम किसी चीज का रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बता रही हूँ, कोई एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। कॉन्सिक्वेंस या परिणाम, वेन एवर इन अ सेंटेंस कोई रिजल्ट वगैरह बताना है तो सो के साथ दैट लगा। सो और एज अलग अलग लगा है ना, सो अलग, एज अलग, और बीच में एक एडजेक्टिव आया। उसी तरह सो अलग, दैट अलग, बीच में कोई एडजेक्टिव वगैरह आएगा। लेकिन कभी कभी सो के साथ दैट एक साथ आता है, टुगेदर। ये लिखिए, ये तीनों को लिखिए कि मैम आपने तो इसके पहले सो के साथ एज पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था, वहां सो और एज मिलकर कंपैरिजन कर रहा है। आज मैं आपको सो के साथ दैट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो के साथ दैट पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन वहां का सो दैट रिजल्ट बताता है। लेकिन कभी कभी सो और दैट, यहाँ तो सो और दैट अलग अलग आ रहा है, बीच में कोई एडजेक्टिव वगैरह लगा देंगे, एडवर्ब वगैरह लगा देंगे, सो से दैट अलग है। लेकिन कभी कभी सो दैट एक साथ आता है। ठीक है, सो दैट एक साथ आता है, तो हम उस केस में सो दैट पर्पस बताता है। पर्पस का मतलब है उद्देश्य। पहले लिखो, फिर एग्जांपल दे रही हूं। whenever you denote a sense of उद्देश्य,
और कभी कभी वाक्य में सो अकेला भी आता है बगैर डैट का। वहां सो का मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए, कंक्लूजन के लिए देयरफॉर इज इक्वल टू हेंस। ठीक है, वहां अकेला सो रहा है ना, ओके, एग्जाम्पल दूंगी, इसलिए का सेंस देगा। व्हेनेवर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो बीमार था तो नतीजा रिजल्ट मतलब बीमार था, कंक्लूजन क्या निकला कि वो काम नहीं कर पाया। आप सबको एक साथ लिखो और सबका मैं एग्जांपल दूंगी। सो और एज तो पढ़ा दिया कंपैरिजन के लिए, सो और दैट रिजल्ट, सो दैट इकट्ठे पर्पस, और अकेला सो इज इक्वल टू देयरफॉर इज इक्वल टू हेंस, तीनों का मतलब सेम होता है। ये आया आपके एग्जाम में देयरफॉर, इस बार प्री एग्जाम में ऑप्शन में देयरफॉर भी था। 10 भी लिख सकते हो, 10 का मतलब भी होता है इस प्रकार, इसलिए, 10 सबका मतलब एक ही होता है। इसको कंक्लूजन रीजन दोनों सेंस में निकाल सकते हैं। आप लिखो, पहले लिखो, एग्जाम्पल दे रही हूं। लिख लिया, आप सबका एग्जाम्पल दे। देखो पहला वाला का तो वैसे दे ही दिया मैंने, ही वॉज नॉट सो हैप्पी एज हिज ब्रदर। यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा, भाई की तरह खुश नहीं था। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज होता है, ही वॉज नॉट सो हैप्पी, यहाँ सो एज कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। अब लिखा मैंने ही वॉज सो he was so happy that he forgot। ये वाला एकदम अच्छे से समझ लेना, मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगी। he was so happy that he forgot to take his documents। we eat so that we may live। he went to the doctor so that he might have medical checkup। डॉक्टर के पास गया मेडिकल चेकअप के लिए। चलो आप इसको लिख के मेरे को डन बोलना। लिख लिया है, हाँ। यहाँ पे सो और दैट अलग अलग था, सो और एज अलग अलग था, दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही वॉज सो हैप्पी, अब देखो सो के साथ दैट आ रहा है, सो के साथ दैट आ रहा है ना, तो रिजल्ट बता रहा है। यहाँ पे उसके भाई के साथ कंपैरिजन नहीं हो। ही वॉज सो हैप्पी, वो इतना खुश था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल गया। इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ठंड थी जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने पिकनिक ही कैंसिल कर दिया। ओके, वो इतना डरा हुआ था कि उसने सारा पेपर खराब कर दिया। वो इतना नर्वस था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सारा पेपर ही खराब कर दिया। तो यहाँ सो अलग है और दैट अलग है, सो और दैट अलग 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 है, बीच में कोई एडजेक्टिव लगा है तो वहां का सो रिजल्ट बता रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स ले जाना ही भूल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ सो और दैट तो अलग अलग था तो रिजल्ट बताएगा, बट यहाँ का सो दैट पर्पस बता रहा। वो डॉक्टर के पास गया ताकि
सॉरी, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके। वी ईट फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग। ये जो मे है ना, मे हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं बताता, मे पर्पस भी बताता। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। वो डॉक्टर के पास गया ताकि, वो खाना किस लिए खाते हैं? जिंदा रहने के उद्देश्य से। डॉक्टर के पास किस लिए गया? ताकि वो मेडिकल चेकअप करवा सके। तो जब सो और दैट एक साथ लगा है तो पर्पस बता रहा है, ठीक है। और सो और दैट अलग अलग लगा है तो वो रिजल्ट बता रहा है। और सो और एज तो कंपैरिजन बता रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब मैं अकेला सो पे आऊंगी। अकेला सो, जैसे ही वॉज इल, बीमार था, इसलिए कारण बता रहा है सो ही कुड नॉट कम। इसलिए का सेंस जा रहा है, ठीक है। ही कुड नॉट कम। अब सो की जगह देयरफॉर भी लगा सकते थे, ठीक है। किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा, बीमार था, कंक्लूजन क्या निकला कि वो नहीं आ पाए। दस ही कुड नॉट कम, 10 भी लगा सकते हैं। सबका मतलब हेंस भी लगा सकते हो, सबका मतलब सेम है। अकेला सो जो है ना, वो एक सो का मतलब इसलिए कि सेंस जाता है। वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, वो बीमार था देयरफॉर वो नहीं आ पाया, वो बीमार था और 10 वो नहीं आ पाया, हेंस वो नहीं आ पाया। हेंस x इज इक्वल टू 12 ऐसा लिखते हो ना, इसलिए x 12 होगा। कभी कभी ऐसा एरर लगा के दे देंगे, जैसे वी ईट सो वी मे लिव। हम खाना खाते हैं इसलिए हम जिंदा रहे। तो कभी कभी सो लगा के दे देंगे। बट यहाँ तो पर्पस बता रहा है ना, अकेला सो पर्पस नहीं बताता है। अकेला सो तो इसलिए का सेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ तो पर्पस बताया जा रहा है। हम खाना खाते हैं ताकि जी सके, तो यहाँ पे सो मत लगाना, सो दैट लगाना, एक साथ वाला सो दैट, क्योंकि अलग अलग सो और दैट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इतना दूर क्लियर है? अब मुझे मेन चीज जो बताना है, अब मैं स्टार्ट करूंगी। पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बता दूं, इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है, ठीक है। खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। अब मुझे एग्जैक्टली ये सब तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। एग्जैक्टली मुझे बताना था कि सो के साथ दैट यूज होता है, सो के साथ भी दैट यूज होता है, और सच के साथ भी दैट यूज होता है। ये एग्जाम में आता है, दोनों के साथ दैट ही यूज होता है और दोनों रिजल्ट बताता है। ध्यान से सुनोगे, अभी कुछ इधर उधर का डाउट और क्वेश्चन मत पूछो, पहले ध्यान से सुनोगे तो आपको डाउट पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैम सो के साथ भी तो दैट आता है, सच के साथ भी तो दैट आता है, और दोनों रिजल्ट ही बताता है। ओके, दोनों रिजल्ट बताता है, तो अलग अलग सो दैट लगा। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सच दैट लगाया जाए और कहाँ पे सो दैट लगाया जाए? और कभी कभी ना सच के साथ एज भी आता है, सच एज का मतलब है जैसे कि, और सच के साथ जब एज आता है तो वो एग्जाम्पल्स के लिए लगाते हैं। ये वाला लिख लो, फिर मैं इस दोनों को डिटेल में समझाऊं। जैसे मैंने लिखा ही विजिटेड प्लेसेस सच एज अमेरिका। ही बहुत सारे जगह उसने विजिट किया, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, एंड अफ्रीका। कॉमा लगा लगा के भी कर सकते हो, अफ्रीका। He visited places such as America, England, Africa, etc. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसने कई जगह विजिट किया, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका। तो सच के साथ एज आता है जब एग्जाम्पल देते हैं। और एक चीज और, एक साइड में कहीं लिख लो, साइड में कहीं लिख लो कि सच के साथ दैट तभी आएगा जब रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट। और सच के साथ बाकी रिजल्ट के अलावा बाकी कोई भी चीज का सेंस आए, वहां सच के साथ एज ही लगाना। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, ओके, एग्जाम्पल्स, या किसी भी चीज को कंपेयर किया जा रहा है,
तो कोई भी चीज आ जाए, एग्जाम्पल के अलावा, सॉरी रिजल्ट के अलावा सच के साथ कोई भी चीज आ गया तो वहां पे एज लगाना, ठीक है। खाली रिजल्ट के साथ दैट लगाना, बाकी सारे केसेस में एज लगाना। एक सच का मतलब है जैसे कि, और कभी कभी सच का मतलब, सच एज का मतलब जैसे कि का सेंस नहीं आता है, कोई और सेंस भी आता है, वहां भी एज लगाओगे। पहले आप इसको लिखो। ये सब एग्जाम्स का फेवरेट पॉइंट्स होता है जहां से वो एरर पूछते हैं। मेन सो डैट और सच दैट से आता है। जैसे यहाँ पे मैंने शायद कुछ एग्जाम्पल्स दिया होगा, और जहां मुझे सच एज लगाना था ना, ओके, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, ही हैज वर्कड, उसने बहुत सारे देशों में काम किया है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ कोई रिजल्ट थोड़ी बताया जा रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ओके। तो यहाँ सच एज लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली क्या बताना है ना, कि अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम सो के साथ भी तो डैट आता है, ठीक है, और सच के साथ भी, यही से एरर आता है, सच के साथ भी तो दैट आता है, और दोनों तो रिजल्ट ही बताता है, दोनों रिजल्ट बताता है। एक एग्जांपल लिख के बता रही, ही वॉज सो हैप्पी, या ही इज सो फूलिश दैट, he was so foolish that, या रुको, he is so intelligent that he completes his work before time। वो इतना इंटेलिजेंट है जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपना काम को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है, ओके। और फिर मैंने लिखा, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट, अभी लिखना बंद करो, पहले मैं जो समझा रही हूँ समझ लो, नहीं रब करूंगी। कंप्लीट्स हिज वर्क बिफोर टाइम, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है। वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, अभी लिखना बंद करिए। ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना समझदार है कि काम को समय से पहले ही खत्म कर लेता है, और ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, इतना इंटेलिजेंट लड़का है कि काम को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है। दोनों के साथ दोनों का मतलब एक ही है, इतना इंटेलिजेंट है जिसका परिणाम ये होता है कि काम को फट से खत्म कर लेता है टाइम से पहले, और वो इतना इंटेलिजेंट बॉय है कि काम को खत्म कर लेता है। तो दोनों जगह रिजल्ट बताया जा रहा है, और सो के साथ भी दैट का यूज होता है, और सच के साथ भी दैट ही का यूज हो रहा है, और दोनों जगह रिजल्ट ही बताया जा रहा है। तो आखिर दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, और इससे कैसे कैसे एरर्स आते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जब पहला दिन पढ़ाया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब, ओके। इसीलिए पहला जो क्लासेस आपका छूट गया है उसको देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। एडवर्ब ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण ये क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? तीन चीज की, एक वर्ब की भी बताता है, एक एडजेक्टिव की भी बताता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, ठीक है, दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, ओके। अब देखो कि मैम दोनों के साथ तो दैट आता है, सो के साथ भी दैट आता है और सच के साथ भी दैट आता है, और दोनों रिजल्ट ही बताता है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ सो का यूज करना है, कहाँ दैट का? तो ये जो सो होता है ना, आखिर सो और सच में क्या डिफरेंस है? ये जो सो होता है ये एडवर्ब होता है, और ये जो सच होता है दोनों में बस दोनों अपने साथ दैट कंजंक्शन लेता है। सो भी अपने साथ दैट लेता है और सच भी अपने साथ दैट लेता है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सो एडवर्ब होता है और ये जो सच है ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर क्या डिफरेंस है? अगर सो एडवर्ब है, अगर सो एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद
एडवर्ब के बाद कोई या तो वर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आएगा, या एडवर्ब के बाद दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है। क्योंकि अगर सो एडवर्ब है तो एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है और एडवर्ब की भी बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी। ठीक है, लेकिन सच तो एडजेक्टिव है, तो सच के बाद क्या आएगा? सच के बाद या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। ध्यान से बात को सुनना। ओके, सच के बाद या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बट एडवर्ब के सो के बाद ये तो एडवर्ब या तो वर्ब या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। अब सेंटेंस देखना, ही इज सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब इतना नॉलेजेबल है, ज्ञानी है। इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। और ही प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और सो को बता दिया है, सो एडवर्ब है और सच एडजेक्टिव सॉरी सो एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अगर सो एडवर्ब है तो एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता तो बता ही सकता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। कहने का मतलब है कि सो के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आएगा या तो सो के बाद हमेशा एक एडवर्ब आएगा, क्योंकि सो एडवर्ब है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की भी बता सकता है। ठीक है, तो ये वाला तो क्लियर है। अब देखो सच के बाद, अब आप बोलोगे कि मैम सच के बाद तो एडजेक्टिव आया है ना, एडजेक्टिव आया है, लेकिन सच के बाद सिर्फ सो के बाद तो सिर्फ एडजेक्टिव आया, लेकिन सच के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आके नहीं रहा, सच के बाद एक नाउन आया है। और ये जो आर्टिकल लगा है, आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगा। तो ये जो एन लगा है ये बॉय के लिए लगा है, तो सच के बाद तो एक नाउन चाहिए। सच के बाद, क्योंकि सच क्या है? सच एडजेक्टिव है ना, और सच के बाद एक नाउन का आना जरूरी है, और उस नाउन की विशेषता हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सो एडवर्ब है, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, एडवर्ब के बाद नाउन नहीं चाहिए, एडवर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब के बाद या तो एडवर्ब चाहिए, लेकिन सच के बाद एक नाउन आना जरूरी है और उस नाउन की विशेषता हम बता सकते। तो ये मत सोचना कि मैम सच के बाद तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, आपने तो बोला है कि सच के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। इस एडजेक्टिव को नहीं देखेंगे, हम तो देख रहे हैं इस नाउन को। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगाओ। ओके, ही सच है तो सच के बाद। और एक चीज और याद रखना कि सच के बाद, ठीक है, सच एडजेक्टिव है, सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। और ये भी चीज याद रखना कि सच के बाद हमेशा अ और एन का यूज आ सकता है, बट सो के बाद अ और एन का यूज नहीं होगा। अ और एन आर्टिकल है, हम आर्टिकल कब लगाते हैं? जब नाउन लगाते हैं, बट सो के साथ नाउन यूज नहीं होता है। सो के साथ या तो एडजेक्टिव लगाओ या तो एडवर्ब, बट सच के बाद तो एक नाउन चाहिए ना, और जहां नाउन रहेगा वहां तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो सो के बाद और एन नहीं आएगा, सच के बाद और आएगा नाउन, और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए बीच में एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। ओके, पहले मुझे बताइए इतना दूर क्लियर है कि सो के साथ भी दैट आता है, सच के साथ भी दैट आता है, और दोनों रिजल्ट ही बताता है। लेकिन सो एडवर्ब है और सच एडजेक्टिव है। सच के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा और सो के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। सो एडवर्ब है इसलिए उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, और सच के बाद अ और एन आ सकता है, क्योंकि सच के बाद नाउन चाहिए ना, नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे, बट सो के साथ नहीं आए। अब मैं एग्जाम्पल देना शुरू कर रही हूँ, बस मुझे बताना है ना कि आप कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने सच के साथ एडजेक्टिव लगाया है। मैंने सच के साथ एडजेक्टिव लगाया है, लेकिन बाद में एक नाउन भी तो आ रहा है, तो सच के साथ एक नाउन का आना बहुत जरूरी है, और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगा दिया। बट सो के बाद नाउन नहीं लगाना, सो के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा के छोड़ दो। देखो एक और बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज सो क्विक, या जैसे मैंने लिखा ही वॉज सो क्विक दैट एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। वो इतना क्विक है कि जिसका रिजल्ट ये होता है कि हर लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो इतना तेज है जिसका रिजल्ट ये है कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और फिर मैंने लिखा ही वॉक्ड सो क्विकली
that everybody was surprised। अब देखो आप बोलोगे कि मैम एक जगह आपने क्विक लगाया और एक जगह आपने क्विकली लगाया, ऐसा क्यों? एक बार पेंच डाउन करिए पहले। ऐसा इसलिए बता रही हूँ, ये क्विक जो होता है ये एडजेक्टिव है और क्विकली जो है ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव में जब एलवाई लगता है तो एडवर्ब होता है। अब बोलोगे मैम आपको कैसे पता चल गया कि क्विक एडजेक्टिव है? यहाँ जो क्विक है किसकी विशेषता बता रहा है? ही की, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते, एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ ही इतना क्विक था, लेकिन यहाँ पे ही क्विक नहीं था, ही ने इतना क्विक दौड़ा, तो यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बता रही है ना वर्ब की, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ठीक है, यहाँ मुझे वर्ब की विशेषता बतानी थी तो मैंने एडवर्ब लगाया, यहाँ ही की बतानी थी तो मैंने एडजेक्टिव लगाया। ठीक है, अब देखो दोनों जगह सो लगा हुआ है। सो उसने इतना तेज, वो इतना तेज था कि सब लोग आश्चर्यचकित थे। उसने इतना तेज दौड़ा कि सब लोग आश्चर्यचकित। मुझे सो बताना है, और सो के साथ तो दैट आता है, रिजल्ट बता रहा है सो के साथ दैट, सो के साथ दैट आता है। अब देख लो सो क्या है? सो एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव लगाइए या एडवर्ब के बाद हम दूसरा एडवर्ब भी लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि सो क्या है, सो के बाद नाउन मत लगाना, सो एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब की तो विशेषता बताता ही है। सो एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बताता है और एडवर्ब की भी, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे सो भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है। तो सो अपने आप में तो एडवर्ब होता है, उसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव चाहिए या उसके बाद कोई एडवर्ब चाहिए। ठीक है, एडवर्ब चाहिए, और सो के साथ कभी भी ना सो वर्ड के बाद अ और एन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सो के बाद कभी नाउन नहीं आता है ना, सो के बाद नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल लगेगा भी, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देती, मैंने लिखा ही इज सच अ क्विक बॉय दैट everybody appreciates him। वो इतना तेज है ना कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, इतना तेज है जिसका रिजल्ट ये होता है कि सबकी तरफ से उसको तारीफ सुनने को मिलता है। अब यहाँ पे देखना, अब देखो सच आ गया, हम सच के साथ अ या एन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सच के बाद एक नाउन आना जरूरी है। अगर मैंने सपोज नाउन एडजेक्टिव नहीं लगाया, ही इज सच अ बॉय, सिर्फ बॉय लगा दिया, ही इज सच अ बॉय, ये वो ऐसा लड़का है ना जिसका रिजल्ट है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो ये जो सच एडजेक्टिव है मैंने किसके लिए लगाया? बॉय के लिए। ठीक है, बॉय के लिए लगाया कि सच के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, क्योंकि सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो एक नाउन चाहिए। अब मुझे इस नाउन की विशेषता बतानी है। ओके, तो मैं एक स्मार्ट वर्ड भी डाल सकती हूँ, ही इज सच अ स्मार्ट बॉय, इतना स्मार्ट लड़का है कि सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो ये मत समझना कि मैम ये जो एडजेक्टिव है ये स्मार्ट के लिए लगा है ना, नहीं, ये जो सच है ये इसके लिए लगा है, और इस नाउन की विशेषता मैंने बता दी, क्योंकि सच भी एडजेक्टिव है और स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बता सकता है, बट एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो ये जो सच है ना, इस सच के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, फिर उस नाउन की विशेषता बता सकते हो। और सच के बाद और एन आ सकता है, बट उसके साथ नहीं आएगा। ओके, सो के साथ और एन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस किया जाए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाएगा। किया जाए कुछ क्वेश्चंस। 2 साल पहले प्री का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी मत लिखना, अभी नहीं लिखना, मैंने बोला था कि नहीं लिखने के लिए,
तो मत लिखना, यहाँ से लिखना। यहाँ से लिखना। पहला वाला तो लिख ही लिया होगा, ये तो लिख लिया होगा ना। ये वाला तो कितनी बार लिखा, ये लिख लिया कि सच के बाद सच एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और आगे जाके सच के साथ तो दैट आता ही है, लेकिन सो एक एडवर्ब है, ठीक है। सो एक एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है, और वो भी अपने साथ दैट लेता है, दोनों दैट लेता है, और दोनों सच दैट और सो दैट रिजल्ट ही बताता है। और तीसरा लिख लो, सच के साथ अ और एन लगाना, लेकिन सो के साथ अ और एन नहीं लग सकता है, क्योंकि सच के साथ अ और एन लगेगा, आर्टिकल लगेगा, तभी तो जाके एक नाउन आए। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। कल मैं कंजंक्शन खत्म करूंगी और कल आप लोग को शीट दूंगी। और आपकी छुट्टी जो होने वाली है ना दशहरा की, वो नौवीं दशमी, मतलब नौवीं दशमी तो शायद एक ही दिन है, फ्राइडे और सैटरडे तो वैसे भी क्लास आपकी होती नहीं है, तो आपकी दशहरा की छुट्टी होने वाली है फ्राइडे को। नौवीं अष्टमी और नौवीं शायद एक ही दिन है, तो आपकी दशहरा वाली एक दिन छुट्टी होगी, सैटरडे को दशहरा है और सैटरडे तो वैसे भी छुट्टी रहता है। उसके पहले मैं परसों से वर्ब शुरू कर दूंगी। क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। क्लियर, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। क्या लिख रहे हो? रामायण लिख दिया है मैंने कि लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो? लिख लिया। हाँ, एक दो चीज मुझे बताना है। देखो, ये वाला वैसे मैं एडवर्ब चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एक बार बता दे रही हूँ। एडवर्ब में भी बताऊंगी। फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख, और आप बोलोगे कि मैम फूलिश का मतलब भी तो मूर्ख ही होता है। दोनों का मतलब तो मूर्ख होता है, दोनों का मतलब मूर्ख जाएगा। क्यों बता रही हूँ, बताऊंगी आपको। फूल का मतलब मूर्ख और फुलिश का मतलब भी मूर्ख, तो ऐसा नहीं है। फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, और अकेला फूल का मतलब होता है, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। उसी तरह इडियट, इडियट का मतलब बोलोगे मैम इडियट है, मूर्ख है। और एक होता है इडियोटिक, ये भी बोलोगे कि मूर्ख है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये मूर्ख व्यक्ति है और ये मूर्ख है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मूर्ख व्यक्ति और मूर्ख में क्या डिफरेंस है? मूर्ख भी तो व्यक्तियों को बोलते हैं, डिफरेंस क्या है? ये मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख व्यक्ति नाउन है, जिसका मतलब है ना कि ये फूल इज अ, फूल मतलब पूरा फूल होता है मूर्ख पर्सन, अ फुल पर्सन के लिए। तो फूल इज अ नाउन। क्योंकि आपको कोई बोलेगा ना कि फूल क्या है, तो आप बोलोगे मैं फूल का मतलब तो मूर्ख है, मूर्ख किसी की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा। नहीं, मूर्ख व्यक्ति पूरा मिला के फूल होता है, और ये मूर्ख किसी की विशेषता बताता है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके। फिर इडियट मूर्ख व्यक्ति है, पर्सन है, और किसी भी व्यक्ति नाउन होता है, तो इडियट इज अ नाउन और इडियोटिक का इज एन एडजेक्टिव। ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि फूल को कई बच्चे एडजेक्टिव सोच लेंगे कि उसकी विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव है। उसी तरह होता है कॉवर्ड, और एक होता है कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, और कॉवर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति। जहां भी व्यक्ति का सेंस आ गया वो नाउन है, नाउन है। कॉवर्ड इज अ नाउन।
एंड कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव। ये तीनों को लिख लो, लिख लीजिए। पहले आप इसको लिखो, ये करवाना जरूरी था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लिया? हाँ, अब क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब देखो, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे देने दो, ओके? ये वाला सो और सच में क्या क्या लगेगा? इट वॉज सो या सच cold that we stopped playing। लिखो इसको। It was such yeah so a cold afternoon that everybody stopped playing। या वी ही लगा लो। इतना मूर्ख है कि कोई उससे बात नहीं करता है। इसमें टाइम देना है और कैसे एरर आ रहा है बता रही हूं मैं। इतना मूर्ख है कि कोई उससे बात नहीं करता। पहले आप समझ लो फिर लिखना। देखो, इट वॉज, इतनी ठंड थी जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सब लोगों ने खेलना बंद कर दिया। अब देखो, सो लगेगा या सच लगेगा? ये सच क्या होता है? एडजेक्टिव है। और ये जो सो है एडवर्ब है, ठीक है? और एडवर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब के बाद या तो एक एडजेक्टिव आएगा या कोई दूसरा एडवर्ब आएगा। और सच तो एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन आना चाहिए। तो अब देख लो क्या आया है। इट वॉज सो, यहाँ पे कोल्ड एडजेक्टिव है, और सच तो अपने आप में एडजेक्टिव है। उसके बाद नाउन चाहिए ना, बट इसके बाद तो नाउन नहीं आया है, ठीक है? इसके बाद तो नाउन नहीं आया ना, कोल्ड एडजेक्टिव आ गया। तो किसके बाद एडजेक्टिव आता है? सो के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये आंसर, ये गलत। नीचे वाला देखो, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून। अब देखो, एक तो सो के साथ कभी अ आता ही नहीं है, सच के साथ अ आता है। और ऊपर से देखो ना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कोल्ड था,
सिर्फ कोल्ड एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन भी तो आया है, नाउन, और नाउन जहां आ गया है तो वहां तो हम सच लगाएंगे। सच के बाद एक आर्टिकल लगता है और फिर नाउन आएगा, और उस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता सकते। ही इज, आपको लगेगा कि मैम इडियट तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ तो हमको सो लगाना चाहिए, नहीं, इडियट एडजेक्टिव नहीं है, इडियट नाउन है और इडियोटिक एडजेक्टिव है। यहाँ पे अच्छा अच्छा चलो, ही इज सो, एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख देती हूँ, ही इज सो या सच idiotic that nobody, आप नीचे भी लिख सकते हो, talks to him, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये उसीलिए मैंने आपको पहले इडियट और इडियोटिक के बीच में डिफरेंस बताया। इडियट नाउन होता है तो नाउन के साथ तो सच लगाओगे, बट इडियोटिक तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ फिर से एडजेक्टिव नहीं लगाओगे ना, एडवर्ब लगाओ, एडवर्ब, एडवर्ब। ही इज सो इडियोटिक। अब देखो यहाँ पे तो नाउन आ गया, आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो एडजेक्टिव आया है, इडियोटिक एडजेक्टिव है, और यहाँ भी तो इडियोटिक एडजेक्टिव था ना, तो आपने सो लगाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव था, बट यहाँ एडजेक्टिव के बाद एक नाउन भी तो आया, और नाउन जहाँ रहे तो सच लगा, सच सच। ही इज सच एन इडियोटिक पर्सन। एक बार बताइए, क्लियर है? अभी तो थोड़ा और कंफ्यूज करना है। जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जो जो कंफ्यूज करने वाला है ना वहीं से एग्जाम में एरर आता है। ऊपर ऊपर सिर्फ नहीं कर लेना, ये करके नहीं चले जाना है कि अरे सो के साथ दैट, सच के साथ दैट एग्जाम्पल दे देना। दैट एग्जाम में आया रहेगा, दैट वाले में एरर नहीं देंगे। पता ही है बच्चे को कि सो के साथ दैट आता है, एरर देंगे कि कहाँ पे सो लगाना है और कहाँ पे सच लगाना। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। भागना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को ही करना है, क्योंकि जो चीज समझने में मुश्किल हो रही है ना, जिस चीज में दिमाग खर्च हो रहा है, मतलब एग्जाम में वहीं से एरर आएगा। ये क्लियर हो गया? हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, मेरी टीम ने भी बोला कि मैम सबसे ज्यादा मेल इसी का आता है, राघवेंद्र कुमार कोई स्टूडेंट है, इसको सबसे ज्यादा बैच में कंफ्यूजन होता है, और मेल भी इसका सबसे ज्यादा आता है, और कुछ कुछ बच्चे जिसको इतना कंफ्यूजन होता है ना, वो लास्ट तक कंफ्यूजन में ही डूबे रह जाएंगे। ओके, हाँ, लिख लिया? ये सोच के पढ़ाया जा रहा है ना कि आप 11th 12th ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हो, 1-2 के स्टूडेंट नहीं हो। चलो ये तो हो गया। और एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है ना, सच के बाद, ठीक है, याद रखना, सच के बाद एक आर्टिकल आएगा, फिर जाके नाउन आएगा, नाउन, क्योंकि सच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सच के बाद अ और एन लगा के लगाएंगे, एक एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद नाउन आ सकता है। मैं सच के बाद अकेला नाउन भी लगा सकती हूँ, और सच के बाद मैं डायरेक्टली नाउन ना लगा के उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव लगा सकती हूँ। तो याद रखना कि ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है, या तो तुरंत उसके बाद नाउन आएगा, या तो ये आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव लगा के भी नाउन लगा सकते हैं। मुझे किसी की विशेषता बतानी है, ठीक है, कुछ विशेषता बतानी है तो लगा सकते हैं। अब देखो, अब एग्जाम में एक एरर आया था, ये वाला आप इसको एरर को चेक कर सकते हो, मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले आया था। दिस इज टू, चेक करो, देखो तो गूगल पे टाइप करो कि कौन से ईयर में आया है ये। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डेंड। ये पाप इतना है, ये पाप इतना ज्यादा सीरियस है कि हम इसको माफ नहीं कर सकते। ये वाला किसी साल के प्री एग्जाम में आया था, गूगल में टाइप करो आपको मिलेगा ये कौन सा साल आया था। अभी 24 चल रहा है ना, मुझे लग रहा है
21-22 में आया होगा, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। ये पाप इतना सीरियस है ना कि हम इसको माफी नहीं कर सकते। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब मुझे ये काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, लेकिन ये इसी वाले रूल पे बेस्ड था। देखो एक चीज ध्यान रखो, आपने थोड़ा बहुत चलो नहीं भी पढ़ा होगा, आपने ये सब नाम सुना है, रिमूवल ऑफ टू। वैसे तो ये एसएससी में नहीं आता है, ओके स्टेट एग्जाम्स में आता है, बट मैं रिमूवल ऑफ टू या एसएससी में जो आता है ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ा देती हूँ। ओके, ये 2020 में आया है। ऐसा कुछ आया है कि 2020-21 कभी आया था। ओके, एक क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं सब बता रही हूँ। 2022 में आया है, 20 में नहीं आया है, 20 में नहीं आया है, ये और पहले आया, मतलब और रिसेंट है। अपने एक रिमूवल ऑफ टू, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है इसका, टू हटाना है, अगर नहीं भी है तो ध्यान से सुन। देखो एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को बदल देना है बगैर उसका मीनिंग चेंज किए हुए। ओके, बगैर मीनिंग चेंज किए हुए सेंटेंस को बदल देना। ये PYQ है एक, इसको मैं बताऊंगी। अभी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए था, यही वाला एरर था, ठीक है, यही वाला एरर था। अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझा रही हूँ। रिमूवल ऑफ टू में क्या होता है ना कि जब ये वाला टू आता है तो इसके साथ हम 2 + V1 लगाते हैं, बता रही। रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को हटा देना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो टू को हटाते हैं ना, तो हम उसकी जगह सो और दैट लगाते हैं, ठीक है, सो और दैट लगाते हैं। ये टू के साथ ये 2 + V1 आता है और ये सो के साथ दैट आता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, 2024 में नहीं आया ये 2022 का होगा। अरे ये सेंटेंस देखना, मैंने लिखा ही इज टू वीक टू डू द वर्क। इसकी हिंदी क्या है, इस काम को करने के लिए वो काफी कमजोर है। ओके, इज टू वीक, वो काफी कमजोर है इस काम को करने के लिए, इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर पाएगा। तो ये वाला टू के साथ ये वाला 2 + V1 आया, ठीक है, 2 + V1, तो कॉम्बिनेशन में ये टू के साथ ये वाला आता है। अब बोला जाता है कि टू को रिमूव करिए, और ऐसा रिमूव करिए कि सेंटेंस का मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो मैं इसको, जब भी हम टू को रिमूव करते हैं ना, ये टू के साथ ये 2 + V1 का कॉम्बिनेशन आता है और सो के साथ दैट आता है। तो ये देखो, ही इज सो वीक, अब मैं इसमें से टू हटाऊंगी, सो दैट लगाऊंगी, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। दोनों का ट्रांसलेशन सेम है ना, इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या है कि टू को हटा देना और सेंटेंस को चेंज कर, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। इस काम को करने के लिए काफी कमजोर है, और वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ टू और ये टू लगा के किया, ठीक है, यहाँ ये टू और ये टू लगा के किया, और यहाँ पे मैंने इसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, मीनिंग नहीं बदला, सेंटेंस को चेंज किया बट मीनिंग नहीं निकला, दैट लगा। सिंपली ध्यान रखो कि जब हम दैट लगाएंगे ना, तो दैट तो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, क्लॉज बनाएगा। ये एक क्लॉज है, और यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लॉज, और दोनों क्लॉज को तो ये कंजंक्शन जोड़ रहा है, सो के साथ दैट, ठीक है। हम जब सो दैट लगाते हैं ना तो सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, बट ये टू लगाते हैं, ठीक है, इसको सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं है। ये जो टू है ना, ये एडवर्ब है, इसको हम इन्फिनेटिव बताऊंगी, इन्फिनेटिव लगा के जोड़ देते पहले। बस हाँ, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क, ठीक है। उसी तरह मैंने लिखा, आपको ऐसा लिखा था ना, हाँ, दोनों का अभी तो मैं आपको सो दैट और सच दैट पढ़ा रही थी ना, सो दैट और सच दैट के बीच का डिफरेंस पढ़ा रही थी, बट एग्जाम में टू वाला भी आ गया था। तो ये सो और दैट मिलके जो सेंस देता है ना, यहाँ ये टू और ये 2 + V1 डाल के भी वही सेंस देता है, ठीक है, वही डाल के सेंस देता है। जैसे आप सेंटेंस में जो देख रही हो, अभी तो मैंने इजी वाला आपको बताया, मतलब कि वो भी आता ही है एग्जाम में कि जहाँ एडजेक्टिव था वहां सच लगा देना, और जहाँ सो रहेगा वहां एडवर्ब है तो वहां पे दूसरा एडवर्ब या दूसरा एडजेक्टिव लगा देना। अभी तक मैंने बस यही बताया ना, सच है
तो वहां पे उसके सच के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, और सो के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, ऐसे ही कुछ बताया। और सो के बाद अ और एन आ सकता है, बट सच के बाद अ और एन नहीं आ सकता है, ऐसे ही कुछ बताया। लेकिन एक सेंटेंस जो एग्जाम में आया हुआ है ना, उसी को पहले मैं सो दैट करके बता रही हूँ, फिर ये वाला बताऊंगी। मैंने लिखा ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट डू द वर्क। इसको आप आर्टिकल का एरर भी मान सकते हो, जो मैं ग्रेव वाला करवाया था, ही सो वीक दैट ही कैनॉट डू द वर्क। और फिर मैंने लिखा ही इज सच अ वीक पर्सन, ये तो इजी वाला है, दैट ही कैनॉट डू द वर्क। दोनों का मतलब सेम ही है, वो इतना वीक है कि वो इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सही है, वीक एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। लेकिन सच तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद तो हमेशा एक नाउन चाहिए, और सच के बाद अ आ सकता है, सच के तुरंत बाद अ आ सकता है। सच अ वीक पर्सन, सही है ना? कहने का मतलब है कि सच के बाद अ लगा के, या एन भी लगा सकते हैं, अगर वॉवल साउंड है तो एन लगा देना, फिर एडजेक्टिव लगा के फिर नाउन आए। ठीक है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बदल के लिखूंगी। ही, अभी तो दोनों सेंटेंस का मतलब इजी वाला है जो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस ऐसा आ गया, ही इज सच, ओ सॉरी, ही इज सो वीक अ पर्सन दैट, एक मिनट, ही सो भी लगाती हूँ, सच भी लगाती हूँ, ही इज सो या सच वीक अ पर्सन दैट, ये वाला तो इजी है, थर्ड वाला सेंटेंस पे ध्यान देना, ही इज सो वीक अ पर्सन दैट। इंग्लिश एक ऐसा, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है ना, एक सेंटेंस को 5 तरीके से बोल सकते हो। ही इज सो वीक अ पर्सन दैट ही कैन नॉट डू द वर्क, इतना कमजोर है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, सच है तो नाउन है तो सच लगाओ, और नाउन नहीं है तो सो लगाओ। और अभी मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी अ और एन आ गया दिमाग में, यहाँ पे ना वैसे उन्होंने जो एरर दिया था, अ हटा के दिया था, आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो कहा है कि जहां भी अ और एन आ गया, ठीक है, जहां भी अ और एन आ गया तो आपने कहा है कि सच लगाने के लिए। लेकिन बार बार मैं ये बोल रही थी, सच के साथ अ और एन तब लगेगा जब बाद में कोई नाउन आएगा, और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए बीच में एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये देखो, अब कुछ बच्चे करेंगे ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता। बच्चा हमारा सोचेगा कि मैम यहाँ भी तो लगा है अ, और सो के साथ, सो के साथ तो अ नहीं लगता है, तो वो सच लगा देगा, बट यहाँ पे आंसर सो ही होगा, सो ही होगा, सो होगा। आप सेंटेंस का थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, मैंने क्या बोला है कि सच के बाद अ और एन तब लगेगा ना जब बाद में अ और एन लग के फिर नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आएगा, सच के साथ अ और एन लग के फिर नाउन आएगा। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, यहाँ पर, और बीच में एडजेक्टिव रहेगा, बीच में एडजेक्टिव रहेगा, तो पहले आर्टिकल आना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया और आर्टिकल बाद में आया, आर्टिकल बाद में आ रहा है। यहाँ हमारा सच के तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा है, एक एडजेक्टिव लग के आर्टिकल बाद में आ रहा है, फिर नाउन लग रहा है, और यहाँ सिर्फ बाद में आ रहा है। ये जो आर्टिकल है ना, ये सीधा नाउन के साथ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ वाला आर्टिकल तो एडजेक्टिव लग के फिर नाउन आया, तो यहाँ पे आपको सो लगाना है। ही इज सच वीक नहीं होगा, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, तो वीक एडजेक्टिव है, और सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव ही चाहिए ना, सच तो नहीं लगा सकते हैं। ओके, सच के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, सच सच तब लगता ना जब यहाँ पे आर्टिकल पहले होता, जब ऐसे होता, देखो ऐसा होता, ही इज
ही इज सच अ वीक पर्सन। आप देख रहे हो यहाँ आर्टिकल का पोजीशन देखो, ये जो आर्टिकल सच के तुरंत बाद आ रहा है, उसके बाद एक एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, बट यहाँ जो आर्टिकल है नाउन के बाद आ रहा है, और ये एडजेक्टिव पहले आ गया, तो यहाँ पे सो लगाना। ही इज सो वीक अ पर्सन दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। ये इतना वीक है कि इस काम को नहीं कर सकता है। और ठीक यही वाला एग्जाम में एरर आया है, टू लगा के आया था। ये जो सेंटेंस है ना, दिस सिन इज, नहीं ऐसा था, दिस इज टू ग्रेव। ये इन्होंने क्या किया था ना, सो के जगह टू लगा दिया था। सो भी एडवर्ब होता है और टू भी एडवर्ब भी होता है, ठीक है। ये दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। ये इतना सीरियस क्राइम है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इन्होंने एरर क्या डाला था, जरा सेंटेंस देखना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, दिस इज, या ऐसा रहता, दिस सिन इज टू ग्रेव टू बी पार्डन्ड, तो ये तो सही होता, ये वाला सही है। यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं आया, एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ओके, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये तो सही है। बट यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, ये सिन पाप नाउन है, और नाउन को एक आर्टिकल चाहिए, एक नाउन को एक आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत थी, ठीक है। तो दिस इज टू ग्रेव अ सिन, ठीक यही वाला था। अगर मैं ही इज सो वीक पर्सन नहीं लिखती ना, ऐसा मैं लगा सकती हूँ, ये ऐसा लगा सकती हूँ, ही इज सो वीक पर्सन, ऐसा कंस्ट्रक्शन डाल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकती हूँ। जरा सेंटेंस पे ध्यान देना, क्योंकि सो के बाद तो हमें नाउन नहीं चाहिए, ठीक है। सो के बाद तो हमें नाउन नहीं चाहिए ना, तो हम सो के बाद एक एडजेक्टिव लगा के फिर एक आर्टिकल डाल के नाउन डाल सकते हैं। तो ही सो वीक आर्टिकल होना चाहिए था, ओके। तो यही वाला एरर आया था, दिस इज टू ग्रेव अ सिन, अ सिन। फिर मैं एक बार फिर समझाऊंगी, पहले लिख लो। पहले आप इसको लिख लो एक बार फिर से, ये वाला समझा रही हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है ये। एक दो को ना सही जगह पे पहुंचा देना। फिर से समझाऊंगी। ये वाला में 70% बच्चे गलत करके आ गए। ये तो समझ में आ गया ना, एक बार मुझे बताओ, ये समझ में आ गया कि कहाँ सो लगाएंगे और कहाँ सच लगाएंगे? ये तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। लास्ट वाला मैं एक बार समझा रही हूँ, टू वाला समझा रही हूँ। पहले यहाँ का क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो ये तो सही है, यहाँ पे मैंने सो या सच लगाया, इट वाज सो या सच अ कोल्ड आफ्टरनून, तो यहाँ पे नाउन लगा है, और नाउन के साथ तो सो नहीं लगाएंगे ना, नाउन के साथ तो सच लगाएंगे। द मैन स्पोक विथ सच अ पैशन, मैन ने इतने पैशन से बोला कि सब लोग के आंखों में आंसू आ गए। अब देखो यहाँ पे पैशन है, और पैशन नाउन है, और नाउन के साथ एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगेगा। एक बार डिटेल में करवा देती हूँ। फिर देखो, ही इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, अगर नाउन आ गया,
नाउन के साथ तो एडजेक्टिव लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है तो एडवर्ब लगेगा। शी इज सो ब्रिलियंट, क्योंकि ब्रिलियंट एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकते। दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम नाउन है, ठीक है, प्रॉब्लम नाउन है और नाउन के साथ हमेशा सच लगेगा, नाउन के साथ सो नहीं लगा, सच लगाना, सच सच सच। ही दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इतने दूर तो क्लियर है, ठीक है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें 2-3 बार समझना होता है, बट समझ कर जाना है। सच सच आएगा, जब भी नाउन आ जा रहा है ना, नाउन आ जा रहा है तो सच लगाना, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो सो लगाना। कितने दूर क्लियर है? लास्ट वाला क्लियर करूंगी। दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम की विशेषता है, कोई नाउन वगैरह नहीं है तो सो लगाना। अब देखो यहाँ पे ही सो क्लेवर, यहाँ भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, एडवर्ब लगाना। अगर ऐसा रहता ना ही इज सो या सच अ क्लेवर मैन, वो इतना ज्यादा क्लेवर मैन है, तो नाउन आ गया और नाउन के साथ हम हमेशा एडजेक्टिव लगाएंगे, सो नहीं लगाएंगे। इतने दूर क्लियर है? हाँ, बस अब लास्ट पॉइंट ही करवा रही, कल कंजंक्शन खत्म करूंगी। मैम सिंपल है, इतने दूर तो क्लियर है, ही इज सच अ क्लेवर मैन, कोई नाउन आ गया तो सच लगाना, कोई नाउन वगैरह नहीं है तो सो लगाना। आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ये छोड़ो, आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था ना, देखो ये सेंटेंस देखना, ये वाला ऐसे लिखो, सच, सच के बाद पहले, ये वाला कंस्ट्रक्शन लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। सच के बाद पहले अ और एन, तब जाके एक एडजेक्टिव और तब जाके एक नाउन, तब जाके एक नाउन, ये वाला कंस्ट्रक्शन लिखे, ठीक है। से लिखा मैंने, ही इज सच एन इंटेलिजेंट, वहां पे सच लगाना है, ही सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट एवरीवन लाइक्स हिम, वो इतना इंटेलिजेंट बॉय है जिसका रिजल्ट ये है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन, ये सच, ठीक है, सच के बाद एक आर्टिकल एन लगा है, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगा है और उसके बाद एक बॉय नाउन लगा है। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहा है? पहले पहले मुझे बताओ, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहा है? इंटेलिजेंट है ना, वॉवल साउंड है इसलिए एन लगा दिया। ओके, ही सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। और बस आपका कंफ्यूजन क्या हो रहा है ना कि मैम आपने तो सच के साथ अ और एन बोला है, बट कभी कभी सो के साथ भी अ और एन लगता है, कब लगता है बता रही हूँ, लगता तो वो नाउन के लिए। अब मैंने इसी सेंटेंस को सो के साथ भी अ और एन तब लगेगा ना जब सो के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया, ओके, उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, उसके बाद आप आर्टिकल लगाकर नाउन लगा सकते। दोनों का कंस्ट्रक्शन देखो पहले, ये वाला कंस्ट्रक्शन याद रखोगे ना, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि सच के साथ अ और एन आता है, वैसे अ और एन तो उस नाउन के लिए आया है, सच के तुरंत बाद अ और एन आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि मैम ऐसा लगा सकते हैं, सो के तुरंत बाद अ और एन लगाकर तब एडजेक्टिव लगाकर और तब नाउन लगाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सो के बाद अ और एन लगता ही नहीं, ठीक है। सो के तुरंत बाद एक एडजेक्टिव चाहिए, कोई आर्टिकल वगैरह नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगे। तो हम सो के साथ अ और एन वाला कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? पहले हम सो के, यहाँ तो सो के बाद एडजेक्टिव आया, आर्टिकल आया, सच के बाद तब एडजेक्टिव आया, तब नाउन आया। लेकिन यहाँ सो अगर लगाएंगे तो पहले एडजेक्टिव डालेंगे फिर आर्टिकल, जैसे लिखा मैंने इसी सेंटेंस को, ही इज
so intelligent, he is so intelligent a boy that, ये वाला कंस्ट्रक्शन को याद रखना है, he is so intelligent a boy that everyone likes him। अब इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो कि यहाँ सो आया, सो के बाद क्या आया, सो के तुरंत बाद कोई आर्टिकल वगैरह, सच के तुरंत बाद आर्टिकल लगा सकते हो, बट सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं लगेगा। सो के तुरंत बाद एक एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए, और बाद में एक नाउन आएगा, और उस नाउन के लिए आपको और एंड जो भी आर्टिकल लगाने का मन है लगाइएगा, क्योंकि चूंकि ये बॉय था, बॉय वोवल साउंड था तो मैंने अ लगाया, बट इंटेलिजेंट सॉरी बॉय कॉन्सोनेंट था तो अ लगाया, और इंटेलिजेंट वोवल था तो एन लगाया। ये कंस्ट्रक्शन लिखिए। मैम आप जो बताना चाह रहे हैं वो हम समझ गए, लेकिन आपके दोस्त नहीं समझे। आप इंटेलिजेंट हो, एक बार में समझ गए हो। ही इज सो इंटेलिजेंट अ बॉय दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, यही वाला एग्जाम में आया है। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि अ और एन का यूज सच के साथ करना है, लेकिन यहाँ तो आपने सो के साथ अ का यूज कर दिया। ओके तो देख लेना है कि अ और एन जो सच के साथ आता है ना, वो सच के तुरंत बाद आता है, बट सो के तुरंत बाद अ और एन नहीं आ सकता है। ठीक है, कहाँ पे आएगा, जो उसके बाद जो नाउन है उससे पहले आए, मतलब दोनों का सेम है। इज इट क्लियर? आर्टिकल लगाना है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा लगा कि यही तो एग्जाम में आया था, ही इज सो इंटेलिजेंट बॉय। ओके, ही इज सो इंटेलिजेंट बॉय, जैसे जैसे ऐसा रहता है, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट everyone likes him। यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कोई नाउन वगैरह नहीं आया, यहाँ तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही इज सो इंटेलिजेंट पर्सन दैट एवरीवन लाइक्स हिम, तो यहाँ पे तो सिर्फ सो इंटेलिजेंट था, बट यहाँ पे तो एक पर्सन आ गया ना, तो पर्सन के पहले अ लगाना है, आर्टिकल चाहिए। ठीक है, आर्टिकल चाहिए, ये जरूरी है, ये कंस्ट्रक्शन यही एग्जाम में आया था। दिस इज टू ग्रेव, ठीक है, सिन टू बी पार्डेंड, ये इतना गंभीर पाप है कि जिसको हम माफ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे सो के साथ लगाया, सो भी एडवर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे टू भी एडवर्ब, एडवर्ब लगा दिया, और एडवर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आया, यहाँ भी एडवर्ब के बाद ग्रेव मतलब गंभीर एडजेक्टिव आया, और साथ में एक नाउन आ रहा है। ठीक है, नाउन आ रहा है, तो नाउन आ रहा है तो आर्टिकल चाहिए ना, यही वाला। ऐसे सेंटेंस में अगर नाउन नहीं रहता ना, सिंपली सो ग्रेव रहता या टू ग्रेव रहता, दिस इज टू ग्रेव, ओके, टू बी पार्डेंड, सिर्फ नाउन नहीं रहता, नाउन नहीं रहता, सिर्फ एडजेक्टिव रहता, तो हम आर्टिकल नहीं लगाते, बट इसके साथ एक नाउन आ गया तो ये आर्टिकल का एरर एग्जाम में आया था, अ लगाना। क्लियर है? दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डेंड। तो ये बस ये कंस्ट्रक्शन को याद रखना है कि सच के साथ अ और एन कब आता है। ठीक है, अब एंड करती हूँ। सच के साथ अ और एन कब आएगा, और सो के साथ अ और एन कैसा वाला कंस्ट्रक्शन में आएगा। सच के साथ अ और एन कब आता है, सच लगा के उसके तुरंत बाद अ और एन लगा के फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। इस नाउन के पहले आर्टिकल मत लगाना, ठीक है, इस नाउन को आर्टिकल की जरूरत पड़ती है ना, इस नाउन के पहले आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ गया, हम सो के बाद तो और एन नहीं लगा, सच के बाद तो आर्टिकल लगा सकते हैं, बट सो के बाद तो और आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, दिस इज सो के बाद, ठीक है, कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, और नाउन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना कि सच में तो एडजेक्टिव आर्टिकल पहले डालेंगे, बट सो के तुरंत बाद तो हम आर्टिकल नहीं डाल सकते, तो हम आर्टिकल इस नाउन से पहले डालेंगे, अ और एन, वही है और एन। क्लियर है? दिस इज टू ग्रेव,
अ सिन टू बी पार्डन। अगर यहाँ पे अगर नाउन नहीं रहता ना तो मैं ऐसे ही छोड़ देती, दिस इज टू ग्रेव टू बी पार्डन। ये जो है ना, यहाँ नाउन नहीं रहता तो मैं ऐसे ही छोड़ देती। लेकिन अगर नाउन आ गया है तो एक आर्टिकल चाहिए ना। हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तब आता है जब कोई नाउन एडजेक्टिव रहेगा, सच रहता है। बट ये तो अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आर्टिकल नहीं लगाए। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन को एक बार जाके अच्छे से पढ़िए। कल नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कल फिर आइएगा, कल इसको फिर से समझाऊंगी। और वैसे कल मैं कंजंक्शन खत्म करूंगी, ठीक है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, बुक में नहीं मिलने वाला ये एरर। वही बोल रही हूँ जुअल, ये चीज बोल रही हूँ। टू के साथ हो ये सेंटेंस, या सो के साथ हो, सेम ही होगा। टू भी एडवर्ब है और सो भी एडवर्ब। एडवर्ब के तुरंत बाद आर्टिकल मत लगाना, एडवर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव लगाना। अगर बाद में कोई आर्टिकल आया है उसके लिए लगा, ठीक है? चलो एंड करती हूँ। कल मैं ये वाला कंजंक्शन खत्म करके आपको शीट दूंगी।